नमस्ते दोस्तों, धनौदा के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें। यह एक होम बायर की कहानी है, फ्लैट के सपने सजाने से लेकर उसके मिलने तक की। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस कहानी को जरूर सुनेंगे और समझेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे भी। तो इसके लिए आप प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और लाइक और शेयर भी करें, और जो अपने कमेंट और फीडबैक हो वो मुझे ज़रूर भेजें। कहानी शुरू होती बुकिंग से, और बुकिंग कराने के बाद होम बायर के पास ऑप्शन होता है होम लोन लेने का। आपको कोई भी बैंक होम लोन दे देता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, आप ये सोचते हैं कि कोई नहीं, हम एक घर ले रहे हैं और हम धीरे धीरे ये होम लोन पटा देंगे, चुका देंगे। अगर आपको घर समय पर मिल जाता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आपका होम लोन सही है, क्योंकि आप उसमें टैक्स रिबेट भी लेते हैं। पर अगर वही घर आपको देर सवेर मिले, कई सालों तक मिले ही ना, पर आप ईएमआई दे रहे हैं, और वो ईएमआई सिर्फ ब्याज की ईएमआई होती है, प्रिंसिपल उसमें से 1 रुपया भी कम नहीं होता, तो वो ब्याज आपका बेफालतू में ही जाता रहता है, और वो ईएमआई फिर ईएमआई नहीं रहती, बोझ हो जाती है। अब आपके पास और कोई चारा नहीं होता है ईएमआई भरने का, पर आप ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, अभी तो मैंने बुकिंग कराया है, 3 साल में फ्लैट मिल जाएगा, तो आप ईएमआई देने में बिजी हो जाते हैं। पहले तो कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है आप ईएमआई के साथ किराया भी देते हैं, आपके बच्चे भी बड़े होते हैं, आपके खर्चे भी बढ़ते हैं, तब आपको यह महसूस होने लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। मैं किराए के मकान में भी रह रहा हूँ और ईएमआई भी दे रहा हूँ। तब फिर भी कोई बात नहीं, बायर थोड़ा सा सहन करता है ये सारी चीज़ें, और वो ईएमआई भी देता है और किराया भी देता है। उसको थोड़ा बोझ जरूर लगता है, पर वो देता है। पहला साल तो बायर सिर्फ बुकिंग की खुशी में ही निकाल देता है। उसे लगता है कि बुकिंग हो गई तो सब कुछ सही हो गया, और 1 साल तक तो वो देखने तक भी नहीं जाता, ज़्यादातर सीरियस भी नहीं होता है, ना वो बिल्डर के ऑफिस जाएगा ना साइट देखेगा। बहुत कम ऐसे बायर होंगे जो साइट विजिट करते होंगे रेगुलर बेसिस पे, क्या अपडेट चल रहा है। और बिल्डर भी बहानेबाजी करता है, बिल्डर भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ, थोड़ा बहुत खुदाई का काम, ऐसे ही थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट करवा देता दिखाने के लिए, पर होता यहाँ कुछ है नहीं उससे। वो सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाता रहता है बायर को। तो पहला साल तो आपका ऐसे ही बीत जाता है। दूसरा साल भी सिर्फ तसल्ली देने में ही निकल जाता है। दूसरे साल में बिल्डर थोड़ा बहुत काम करता है और बायर को तसल्ली देता रहता है कि आपका फ्लैट मिल जाएगा, हम बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे, और वो थोड़ा बहुत काम भी करता है, पर वो बनाता बेवकूफ़ ही है बायर को, क्योंकि उसको भी पता होता है कि ये फ्लैट इतनी जल्दी नहीं बनने वाला है। पर फिर भी बायर तसल्ली रखता है और सोचता है कि कोई बात नहीं, अभी तो दूसरा साल चल रहा है, बन जाएगा फ्लैट। और देखते देखते दूसरा साल भी बीत जाता है, और जब तीसरा साल स्टार्ट होता है तब बायर को समझ में आता है कि ये बिल्डर तो कुछ काम कर ही नहीं रहा है। तब बायर और बिल्डर के बीच में बातचीत होगी, कुछ डायलॉगबाजी होगी, तब भी बिल्डर सिर्फ और सिर्फ बायर को बेवकूफ़ी बनाता है और तसल्ली देता रहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो गया, कुछ एक्सक्यूज देगा, कुछ बहानेबाजी करेगा, और वो सिर्फ आपसे पैसा लेता रहेगा, बैंक वाले ईएमआई लेते रहेंगे, और आप सिर्फ इंतजार करेंगे। आपको कोई नहीं सुनेगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब का पैसा दूसरों को देते रहते हैं, वो भी उस चीज के लिए जिसका पता नहीं कि वो आपको कब मिलेगी। अब बेचारा बायर जाए तो जाए कहां? वो बिल्डर से लड़े, कि बैंक वालों से लड़े, कि घर वालों से लड़े, कि वो अपना जॉब देखे, और क्या करे। जो घर वालों पहले खुश हो रहे थे, आज वो सब लोग उस बायर के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं।
और होना भी जायज है, क्योंकि उनके भी सपने टूटे हैं। पर उन सपनों के टूटने की अहमियत सिर्फ बायर ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। ना ये बिल्डर समझ सकते हैं, ना ये बैंक वाले समझ सकते हैं। अब बायर के पास कोई चारा नहीं बचता है। आप कैंसिल भी नहीं करा सकते हैं फ्लैट। क्यों? क्योंकि आपका 15% 20% तक आपका दिया हुआ पैसा, जो भी प्रोजेक्ट की कॉस्ट होगी, उससे 15 से 20% तक पैसा आपका काट लिया जाएगा। तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। आपने जो पैसा दिया वो भी चला जाएगा और जो ईएमआई दी वो भी चली जाएगी। आपको वापस कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए आप भी सोचते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। और तब तक बिल्डर सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करता है। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, ऑडी में घूमेगा, देश विदेश की यात्रा करेंगे, उसके बच्चे घूमेंगे, वो अपनी प्रॉपर्टी बनाएगा, वो इधर दूसरा प्लॉट ले लेगा, दूसरी जगह जाके ऐश करेगा, और आप परेशान होंगे। आपके पैसे से बिल्डर ऐश करता है और आप हंसते हंसते दुखी होके, जैसे भी है, आप पैसा देते रहते हैं। ये बिल्डर इतने इमोशनलेस होते हैं कि ये किसी की नहीं सुनते। अगर आप ज़्यादा करोगे तो इनके पास बॉडीगार्ड भी होते हैं, सिस्टम में पकड़ भी होती है, तो आप इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। और आपके साथ खड़ा भी कोई नहीं होता है। कई साल पहले तो कुछ भी नहीं होता था, अब तो रह रहा है, तो थोड़ी बहुत है, पर वो भी एक अलग जाल है, उस पर अलग चर्चा करेंगे। तो परेशानी ये है कि आपके पास कोई और चारा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंतजार करने के। इधर आप शिकायत लेके कहीं जाएंगे तो सरकार या सिस्टम, अथॉरिटी जो भी है, वो आपको सांत्वना देते रहेंगे, समझाते रहेंगे और इंतजार करने की सलाह देते रहेंगे। पर रियलिटी में आपके साथ कोई भी कुछ भी अच्छा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बायर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो पैसा देगा। उसका अधिकार है पैसा देने का, फ्लैट लेने का नहीं। तो ये सब लोग आपस में मिले होते हैं और सबको पता है कि बायर कहीं नहीं जाएगा, बायर पैसा देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि बायर इंडिविजुअल है और बेचारा बायर भी शांति से इंतजार करता है। जिस घरौंदे का सपना एक परिवार ने देखा था, वो मिलता तो नहीं है, पर वो एक नासूर बन जाता है और देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं, पर उसे वो घरौंदा, वो फ्लैट, वो घर नहीं मिलता है। फिर एक नई जंग चालू होती है। होम बायर्स भी थोड़े से एक्टिव होते हैं, कुछ होम बायर्स ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। वो एक यूनियन बनाते हैं, कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कोई हाई कोर्ट में जाता है, कोई आंदोलन करता है, कोई रैलियां निकालता है, कोई बिल्डर के घर के सामने धरना देता है, पर उससे कुछ होता नहीं है। कुछ लोग केस जीत जाते हैं कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो थोड़ी बहुत उनको राहत मिल जाती है, पर वो कितने परसेंट लोग होते हैं, कितने परसेंट होम बायर होते हैं? मुश्किल से 1%। और बाकी के होम बायर्स बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो फिर सिस्टम समझ जाता है, ये जो लॉबी है, रियल एस्टेट की लॉबी, और इसके अंदर सब कुछ इन्वॉल्व है, बिल्डर भी हैं, सिस्टम भी है, अथॉरिटीज भी हैं। ये समझ जाते हैं कि अब बायर्स को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो फिर दिखाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, आपको सिर्फ उलझाने के लिए एक नए जाल की रचना होती है, जिसको कहते हैं रेरा। जाते जाते मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रेरा एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें वायर अंदर तो चला जाता है, पर उसके बाद उसको निर्णायक तौर पर कुछ भी हासिल नहीं होता है। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।